एसीएल जैसे आपने बताया इसकी फुल फॉर्म होती है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये नी का एक मेजर लिगामेंट है। ये एक नी का मॉडल है। आप देखोगे इसमें तो ये जो आगे वाला लिगामेंट है नी का जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इसको बोलते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है, लेकिन मोस्ट कॉमन इंजरी भी इसी ही लिगामेंट की होती है, क्योंकि इसका काम क्या है, नीचे वाली बोन की फॉरवर्ड मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना और ट्विस्ट मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना, जो कि हमारी मेजर मूवमेंट है नी की, जो सबसे ज्यादा होती है। इसलिए मोस्ट कॉमन जो हम स्पोर्ट्स इंजरी में डिस्कस करते हैं एसीएल डिस्कस करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में, जिसे हम सब जानते हैं एसीएल इंजरी के नाम से, यानी इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी। और इस टॉपिक पे हमें गाइड कर रहे हैं एचओडी ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंकुर धीमन, जिनके पास इस फील्ड में 12 से अधिक साल का एक्सपीरियंस है। स्वागत करते हैं डॉक्टर अंकुर धीमन का। हेलो डॉक्टर अंकुर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो रहेगा आपसे वो ये रहेगा, क्या आप बता सकते हैं कि एसीएल क्या होता है और इसका क्या रोल है हमारे घुटनों में? एसीएल जैसे आपने बताया इसकी फुल फॉर्म होती है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये नी का एक मेजर लिगामेंट है। मैं एक मॉडल के माध्यम से समझाता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी इजीली हो जाए। ये एक नी का मॉडल है। आप देखोगे इसमें एक अपर बोन है, एक लोअर बोन है। जो अपर बोन है इसको हम बोलते हैं फीमर और जो लोअर बोन है इसको बोलते हैं टिबिया। इनको आपस में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं लिगामेंट्स। तो इसका एक मीडियल लिगामेंट्स होता है, एक लेटरल लिगामेंट, एक लिगामेंट एंटीरियर होता है जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और एक ऐसे ही पीछे लिगामेंट होता है जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो ये जो आगे वाला लिगामेंट है नी का जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इसको बोलते हैं एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है, लेकिन मोस्ट कॉमन इंजरी भी इसी ही लिगामेंट की होती है, क्योंकि इसका काम क्या है, नीचे वाली बोन की फॉरवर्ड मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना और ट्विस्ट मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना, जो कि हमारी मेजर मूवमेंट है नी की, जो सबसे ज्यादा होती है। इसलिए मोस्ट कॉमन जो हम स्पोर्ट्स इंजरी में डिस्कस करते हैं एसीएल डिस्कस करते हैं। थैंक यू डॉक्टर अंकुर। डॉक्टर अंकुर, मेरा सेकंड क्वेश्चन जो रहेगा आपसे ये रहेगा, एसीएल इंजरी कैसे होती है? क्या ये सिर्फ स्पोर्ट्स खेलने वाले लोगों में ही देखी जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये स्पोर्ट्स इंजरी में मोस्ट कॉमन इंजरी है, इसलिए काफी ज्यादा स्पोर्ट्स इंजरी में ये फेमस है। अदरवाइज इसके अदर भी रीजन होते हैं। लाइक स्पोर्ट्स इंजरी में सबसे पहले इसकी इंजरी क्यों होती है, कब होती है? लाइक जैसे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं, लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल, जिसमें आपका पैर फ्लोर पे रहेगा और नी में ट्विस्ट मूवमेंट होती है। जैसे ट्विस्ट मूवमेंट होती है, सडन मूवमेंट से वो ब्रेक हो जाता है। या जैसे हाई जंप्स होती हैं, आपकी गलत लैंडिंग की वजह से आपका नी सडनली हाइपर एक्सटेंड हो जाए, उसकी वजह से भी टीयर हो सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मल जिंदगी में भी टीयर हो जाते हैं। लाइक आपका एक्सीडेंट हो जिसमें डायरेक्ट ट्रॉमा लगे नी में, जिससे उसकी मूवमेंट पीछे हो जाए, वो टीयर हो जाए, या कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट हो जाए। और ऐसे मल्टीपल कॉजेज हैं जिसमें नी में ट्विस्ट मूवमेंट और सडन जर्की मूवमेंट होती है, उनकी वजह से टीयर हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर अंकुर। डॉक्टर अंकुर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे वो ये रहेगा कि एसीएल के लक्षण क्या होते हैं? क्या हर केस में जो एसीएल इंजरी का केस होता है उसमें पेन होता है? देखो, एसीएल के पेशेंट ना हमारे ओपीडी में दो तरीके से प्रेजेंट करते हैं। एक पहला रहता है कि पेशेंट को अभी इंजरी हुई है और वो हमारी ओपीडी में आ गया है। तो उस केस में क्या रहता है, जैसे ही ये लिगामेंट टूटता है नी में सडनली पेन और सूजन काफी ज्यादा हो जाती है। तो जो एक सिनेरियो है, पेशेंट हमारे पास आता है कि उसके नी में काफी ज्यादा स्वेलिंग है, पेन है, और उसने पॉप लाइक साउंड आई थी घुटने में, उससे वो प्रेजेंट करते हैं। लेकिन एक दूसरा सिनेरियो आता है कि जब ये इनिशियल फेज में किसी डॉक्टर को दिखा लेते हैं और ये मेडिसिन लेके ये सारा पेन स्वेलिंग खत्म हो जाती है, उस सिनेरियो में जो हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करते हैं वो ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि हमें सीढ़ी से उतरते हुए डर लगता है। लाइक हम अगर सडन मूवमेंट करते हैं तो हमसे नहीं, लाइक हमें रनिंग स्टार्ट करने में डर लगता है, और लाइक गाड़ी से जब हम पहले ये वाला पैर रखते हैं तो डर लगता है, कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आता है। क्यों? क्योंकि वो जो स्टेबिलिटी है वो नी में स्टेबिलिटी नहीं रही है। तो एसीएल के पेशेंट पेन के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं जो इनिशियल फेज में आते हैं, पेन के बिना भी प्रेजेंट करते हैं जो लेटर स्टेज में आते हैं, जिनको सिर्फ इंस्टेबिलिटी होती है। थैंक यू डॉक्टर अंकुर। डॉक्टर अंकुर, बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। एसीएल का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? देखो, एसीएल की डायग्नोसिस के लिए फिर से वही दो सिनेरियो है, एक एक्यूट पेन में आ रहा है और एक क्रोनिकली जिसमें इंस्टेबिलिटी के साथ आ रहा है। जो एक्यूट पेन में आ रहा है उसमें जनरली हम उनको ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करते। एक सिंपल सा टेस्ट होता है लैकमैन टेस्ट, वो हम पेनफुल कंडीशन में भी कर सकते हैं। वो लैकमैन टेस्ट के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि इसको एसीएल टीयर है कि नहीं है। बट कंफर्म करने के लिए ऑफ कोर्स उसमें एमआरआई होती है और एक्स-रे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है।
लेकिन जो क्रोनिक केसेस आते हैं विदाउट पेन, उसमें हमारे पास काफी सारे टेस्ट हैं उसको डायग्नोस करने के लिए, लाइक लैकमैन टेस्ट है, इंटीरियर ड्रॉ टेस्ट है, पिवट शिफ्ट टेस्ट है। उससे वो हाफ कंफर्म हो जाता है क्लिनिकली कि ये एसीएल टीयर है, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन होती है एमआरआई से, जिसमें क्लियर कट पता चल जाता है टीयर है कि नहीं। थैंक यू डॉक्टर अंकुर। डॉक्टर अंकुर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो ये पूछना चाहूंगी, जब किसी को एसीएल टीयर हो जाता है, अब आप उसे डायग्नोस कर लेते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? क्या सिर्फ अगर पेशेंट रेस्ट करे तो ये एसीएल इंजरी से रिकवरी दे सकते हैं, या कुछ और मोडालिटीज हैं जो आप बताना चाहेंगे? इसका आंसर ऐसे डायरेक्ट नहीं है कि, क्योंकि एसीएल जो टीयर होते हैं वो पार्शियल भी हो सकता है और कंप्लीट टीयर भी हो सकता है। पार्शियल टीयर भी फर्दर दो टाइप के होते हैं, लाइक लो ग्रेड और हाई ग्रेड। लो ग्रेड होता है 50% फाइबर्स आर इंटैक्ट, तो उसको हम बोलते हैं लो ग्रेड। अगर मोर देन 50% फाइबर अगर टीयर होते हैं तो उसको बोलते हैं हाई ग्रेड। तो अगर आपके पास कोई पार्शियल टीयर के साथ आता है, और उसमें भी फर्दर डिपेंड करता है कि उसकी एज क्या है, लाइक वो यंग है कि ओल्ड ग्रुप में आ रहा है, या वो एथलेटिक पर्सन है, नॉन एथलेटिक पर्सन है। लाइक एग्जांपल लेते हैं, लाइक कोई पार्शियल टीयर के साथ आपके साथ आता है और वो 40s में है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्यादा नहीं रहती और लो ग्रेड है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको कुछ एक्सरसाइज और मेडिकेशन भी एडवाइस कर सकते हैं। और हमारे पास कुछ इंजेक्शन आते हैं, लाइक पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जिससे क्या उनकी ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा तेज हो जाती है और वो हील अप हो सकते हैं। लेकिन अगर वही कोई यंग पेशेंट है जिसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट रहती है। और जो हाई ग्रेड हैं और फुल टीयर हैं, उसमें हमें सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ती है उसकी कंप्लीट फंक्शनिंग के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर अंकुर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे रहेगा वो ये रहेगा, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें दर्द नहीं होता, बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हो रहते हैं, पर फिर भी हम इन पेशेंट्स में सर्जरी की जरूरत पड़ती है, ऐसा क्यों? जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ जो क्रोनिक पेशेंट्स हैं वो हमारे ओपीडी में आते हैं कि उनको नॉर्मल रूटीन में कोई पेन नहीं होता, लेकिन वो सीढ़ी से उतरने में डरते हैं, रनिंग नहीं कर पाते, पहाड़ों से नहीं उतर पाते, तो उनमें पेन नहीं होता। तो एसीएल टीयर हो जाने से नी में इंस्टेबिलिटी आती है, पेन नहीं आता। अगर उसमें पेन स्टार्ट हो गया, इसका मतलब उसमें सेकेंडरी डैमेज हो चुका है बिकॉज ऑफ एसीएल टीयर। इसका मतलब सेकेंडरी डैमेज क्या होते हैं, लाइक उसमें मेनिस्कस और कार्टिलेज होते हैं, उनकी इंजरी स्टार्ट हो गई है, दैट इज इरिवर्सिबल। तो अगर आप, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, अगर आप पहले ही एसीएल की ट्रीटमेंट करा लोगे और वो जो मूवमेंट, इनस्टेबिलिटी मूवमेंट हो रही है उनको रोक दोगे, तो आपके आर्थराइटिक चेंजेस रुक जाएंगे, जिससे कि वो फर्दर और डिटोरिएट नहीं करेगा और काफी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। लेकिन अगर आप पेन में आते हो, तो जो ऑलरेडी आर्थराइटिस होगी वो इरिवर्सिबल है, आपका एसीएल तो ठीक हो जाएगा लेकिन वो आर्थराइटिस परसिस्ट करेगी और पेन परसिस्ट करेगा। थैंक यू डॉक्टर अंकुर। अभी तक हम बात कर रहे थे एसीएल की, अब हम जानना चाहते हैं एसीएल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है और कैसे एसीएल से डिफरेंट? एज नेम सेज एसीएल रिकंस्ट्रक्शन, मतलब इसको दोबारा बनाना। बेसिकली ये जो सर्जरी की जाती है ये आर्थ्रोस्कोपिकली की होल सर्जरी बोलते हैं। जैसे दरवाजे में की होल होता है उसके थ्रू की जाती है, ऐसे ही हमारे इंस्ट्रूमेंट एक छोटे से होल से जाते हैं और उसी के थ्रू हमारे यहाँ पैरों में काफी सारे लिगामेंट्स होते हैं, लाइक हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट, हैमस्ट्रिंग है, यहाँ पर पटेला टेंडन है, यहाँ से हम ग्राफ्ट निकालते हैं और उसी ग्राफ्ट से हम एक नया एसीएल रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, जिससे उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि सर्जरी होने के बाद रिकवरी का प्रोसेस कैसा होता है, कितना टाइम लगता है वापस नॉर्मल चलने में या स्पोर्ट्स खेलने में? देखो, सर्जरी होने के बाद आप इमीडिएट नेक्स्ट डे से ही वेट बेयर करके चल सकते हो इसके ऊपर, और 2 to 3 वीक्स में आपका वॉकर और ये जो स्टिक्स है ये आप छोड़ सकते हो, और बाय दी 4 to 6 वीक रूटीन वॉकिंग, रूटीन वर्क सारे स्टार्ट हो जाते हैं, और बाय दी 2 to 3 मंथ्स आप जॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। 4 to 5 मंथ्स में यू कैन रन और यू कैन डू लाइट स्पोर्ट्स एक्टिविटी, लेकिन फुल स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए यू नीड फुल डेडिकेशन, एंड देन आफ्टर 8 to 9 मंथ्स यू कैन स्टार्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटी आल्सो। थैंक यू डॉक्टर साहब। अभी हमने कुछ टाइम पहले लास्ट क्वेश्चन में बात की थी एसीएल रिकंस्ट्रक्शन की, तो मैं वही पूछना चाहूंगी, एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के बाद हम कितनी जल्द वापस स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इंडल्ज हो सकते हैं और कितना टाइम हम स्पोर्ट्स में दे सकते हैं? ये मेरी ओपीडी में ना काफी कॉमन क्वेश्चन रहता है कि मैं अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कैसे कब आ पाऊंगा। जैसे मैंने कुछ टाइकेंडो प्लेयर हैं नेशनल लेवल के, वापस स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जा चुके हैं, नेशनल को प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इसमें ना फुली डेडिकेशन चाहिए होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाने के लिए, आपको प्रॉपर रिहैब चाहिए। तो रफली जो हम टाइम बोलते हैं 6 to 8 मंथ्स मिनिमम लगते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाने के लिए। लेकिन फिर भी पेशेंट पूछते हैं मुझे कैसे पता कि मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जा सकता हूँ,
उसके कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया होते हैं, लाइक अगर आपकी क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग फुली स्ट्रेंथन है, उसके क्राइटेरिया होता है, लाइक अगर आप 20 kg का वेट पैर पे लगा के अपनी लेग्स को स्ट्रेट रख सकते हो 30 सेकंड के लिए, ये क्वाड्रिसेप इज गुड इनफ। और हैमस्ट्रिंग लाइक आप 30 kg का वेट लगा के नी को अगर प्रेस कर सकते हो फॉर 1 मिनट, तो योर हैमस्ट्रिंग आर गुड, तो मसल क्वालिटी इज गुड। अगर आपकी रेंज ऑफ मोशन नी फुल है, कोई स्वेलिंग नहीं है, अगर आपके दोनों नी की एक्सटेंशन कंपेरेबल है, और अगर आप हाफ आवर रनिंग करते हो कोई स्वेलिंग नहीं आती है, तो ये सब क्राइटेरिया अगर ये आप मीट करते हो, देन यू कैन गो टू स्पोर्ट्स एक्टिविटी आफ्टर 6 to 8 months। थैंक यू डॉक्टर अंकुर। डॉक्टर अंकुर, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि अगर क्या ACL को हम किसी भी इंटरवेंशन के बिना हील कर सकते हैं? हाँ, ये जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि जैसे अगर पार्शियल टीयर होता है ACL का, और वो भी लो ग्रेड होता है, और अगर कोई पेशेंट है उसको ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस केस में हम जो PRP के इंजेक्शंस आते हैं उसके थ्रू ग्रोथ फैक्टर अंदर जाते हैं, जिसकी हम हीलिंग प्रोसेस काफ़ी फास्ट कर सकते हैं, और वो विदाउट सर्जरी भी हील कर सकता है, बट इस स्पेसिफिक सिनेरियो में। थैंक यू डॉक्टर अंकुर। मेरा लास्ट क्वेश्चन जो आपसे रहेगा वो ये रहेगा, और आजकल के मॉडर्न ज़माने में हम ऐसे क्या ACL रिकंस्ट्रक्शंस में एडवांसमेंट हैं जो आप हमारे को बताना चाहेंगे? देखो, ACL रिकंस्ट्रक्शन में अब जो सबसे लेटेस्ट टेक्निक आती है वो आती है ऑल इनसाइड विद फाइबर टेप टेक्निक। उसमें क्या होता है, हम दोनों तरफ एंडो बटन का यूज करते हैं, और एंडो बटन का यूज करने से जो हमारा ग्राफ्ट है वो छोटा यूज होता है, और उसको हम 4 टाइम्स कर लेते हैं। ग्राफ्ट की विड्थ काफी मोटी होती है, साथ में इसमें फाइबर टेप लगाते हैं, वो आपकी सीट बेल्ट का काम करती है। उसमें क्या रहता है, अगर आप सपोज रिहैब फेज में हो, फास्ट रिहैब कर रहे हो, तो आपकी ग्राफ्ट से पहले वो जो सीट बेल्ट है उसके ऊपर लोड आएगा, आपका ग्राफ्ट टीयर नहीं होगा, तो आप फास्ट रिहैब कर सकते हो, अर्ली स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कर सकते हो। और इस सर्जरी में बोन भी काफी कम कटती है, इंसिजन भी छोटा आता है, रिकवरी फास्ट रहती है, और रनिंग आप 4 to 6 वीक में स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा अभी जो रिसेंट एडवांसमेंट आ रही है, हम जैसे खुद की बॉडी का ग्राफ्ट यूज करते हैं, एक एलो ग्राफ्ट आने लगे हैं, मतलब आर्टिफिशियल ग्राफ्ट भी यूज करते हैं। कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि हमें दूसरा टेंडन नहीं निकलवाना बॉडी में, उससे और वीकनेस आएगी, तो आर्टिफिशियल ग्राफ्ट भी अवेलेबल है, अगर हम उसको भी यूज करते हैं उससे भी काफी अच्छी रिकवरी है, और जो ग्राफ्ट साइड से हम लेते हैं उसकी कॉमोबिडिटी भी कम है। डॉक्टर अंकुर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, नहीं, प्रिवेंशन, टाइमली ट्रीटमेंट और एक्सपर्ट गाइडेंस सबसे ज़रूरी है। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और एक्टिव रहिए। धन्यवाद।